ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप पापा की लाइफ से चली गई थी तब पापा पूरी तरह से टूट गए थे। तब उन्हें इस दुनिया में अपना कोई महसूस नहीं होता था। कहने को उन्होंने व्योमा को गोद लिया था, लेकिन वह उनकी अपनी बेटी कभी नहीं बन पाई थी। भले ही उन्होंने व्योमा को दिल जान से प्यार किया था, लेकिन व्योमा ने उनकी ऐसी हालत का फायदा उठाया और बाकी सभी भाइयों ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। उन्हें मारने की खतरनाक प्लान भी बनाए थे ताकि वह पूरे बिजनेस को हड़प सके, उस पर अपना कब्जा कर सके। पापा की जान बचाई थी उस समय आकाश ने ही। आकाश सिर्फ 8 या 10 साल का ही था, क्योंकि जब यह लोग प्लानिंग कर रहे थे तो कहीं न कहीं आकाश ने यह भी बातें सुन ली थी और उसके कारण करण पापा को जाकर वह सब कुछ बता दिया था। पापा को बचाने के चक्कर में उस पर उन लोगों ने पता चलता है तो फिर वे आकाश के साथ मारपीट भी करते हैं। इसके साथ साथ मारपीट होने के बावजूद पापा को बचाने के चक्कर में अब आकाश को भी बहुत सारी चोट लग गई थी। आकाश का उस टाइम बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसके बाद चाचा चाची ने आकाश को घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद उस आकाश की मम्मी पापा को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता था। तभी आकाश ने उसे अपने पास रख लिया था। उसके देखरेख, उसे बिजनेस के तौर तरीके सब कुछ करण गुलेरिया ने ही आकाश को समझाया था और बताया भी था। अब अनिका कहती है, मुझे लगता है जब आकाश को यह चोट लगी थी तभी पापा ने ही उसे वह ड्रग दिया होगा, बट आई एम नो श्योर। अनिका की बात सुनकर स्वाति कुछ सोचने लग जाती है और वो समझ जाती है और फिर कुछ सोचने और समझने के बाद जवाब देती है, तुम्हारा सोचना सही हो सकता है अनिका, क्योंकि मेरे अलावा इस ड्रग की एक डोज करण गुलेरिया के पास ही थी, जो करण गुलेरिया ने मुझसे कॉलेज के टाइम में ली थी, क्योंकि करण के इस डोज के बारे में मैंने ही दिया था। यह सब बातें होने के बाद अनिका अपनी माँ से कहती है, मुझे इस पावर ड्रग का फार्मूला चाहिए। तभी स्वाति कहती है, तुम्हें इसका फार्मूला मिल जाएगा। फिर स्वाति मल्होत्रा कहती है, अगर तुम्हारे सब क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल चुके हैं तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राह घर पर सब देखते होंगे। अब अनिका को भी स्वाति मल्होत्रा की बात सही लगती है, क्योंकि अगर अनिका को ज्यादा टाइम लगा तो उसे सभी व्यक्तियों के आंसर देने में दिक्कत होगी। इसलिए अनिका समय से निकलना चाहती है, इसलिए वह अपनी माँ को हक करती है। दूसरी तरफ रोहित अब ऑफिस न जाकर वह अब्दुल्ला के साथ और अपने फैमिली मेंबर के साथ वापस आ जाता है, क्योंकि रोहित को पता चल चुका था कि अनिका किसी काम के लिए जा चुकी है। रोहित ने अनिका के बर्थडे की सभी प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि रोहित को हमेशा अनिका और अपने बच्चों का बर्थडे याद रहता था। भले ही अनिका अपने बर्थडे को भूल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर मारवा अपनी प्यारी सी वाइफ का बर्थडे भूल जाए। इसलिए रोहित ने सब चीजें अब्दुल के साथ मिलकर अरेंज कर ली थी। लेकिन अब बर्थडे पास में था, तो इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ भी उन्हें बहुत जरूरत थी। वह सभी चीजों की तैयारियों में काफी बिजी था। अब स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब स्वाति अनिका से कहती है तो अनिका को रियलाइज होता है कि आज उसका बर्थडे है। वह भी अपनी मम्मी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि यह अब तक पहली बार था कि अनिका का बर्थडे था और उसकी मम्मी ने उसे गले लगाकर जोर से हग कर लिया और अपना प्यार जताकर अनिका को हैप्पी बर्थडे विश किया था। अब अनिका आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, तभी स्वाति उसे रोकने का इशारा करती है। अनिका वहीं पर रुक जाती है और स्वाति पीछे से कहती है, अब तुम अपनी माँ से गिफ्ट नहीं मांगोगी। अब अनिका कहती है, मेरी गिफ्ट बस आप हो मम्मा, और आप मुझे मिल गए हो, मेरे लिए यही काफी है। और आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरे लिए यह सबसे बड़ी बर्थडे का गिफ्ट है। उसकी तरफ स्वाति कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ अपनी बेटी को कोई गिफ्ट न दे।
यह तो मेरे एक इकलौती प्यारे से बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैं तुमसे बस यही कहूंगी, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट मारवा हाउस में भेज दिया गया है। जब तुम जाओगी तो तुम्हें मारवा हाउस में तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें मिल जाएगा। आगे की तरफ जैसे ही जाती है वहाँ कुछ रखा हुआ था। तभी अनिका को अपने हाथ मिली और एक बॉक्स अनिका के हाथों में थमा देती है और फिर हैप्पी बर्थडे बेटा कहकर वहाँ से विदा करती है। अनिका इस बॉक्स को ध्यान से देखती है। बूढ़े बाबा फिर कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यह एक खास तरह का फॉर्मूला है जो मैंने खुद आपके बर्थडे के लिए अपने हाथों से बनाया है। इस फॉर्मूला को मैं बहुत सारे जड़ी बूटियों से बनाया गया है जो तुम्हें हमेशा ही तरोताजा रखेगा, चाहे तुम कितनी भी क्यों न थक गई हो। बूढ़े बाबा की ऐसी बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आखिर बूढ़े बाबा भी तो स्वाति मल्होत्रा के असिस्टेंट थे और उनके साथ काम करते थे, इसलिए उन्हें भी इन सभी चीजों का काफी बेहतर तरीके से ज्ञान हो गया था। अब अनिका अंडरग्राउंड रास्ते से ही मारवा हाउस में अपने कदम रखती है और जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर लेट जाती है। तभी अनिका अब काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। अनिका रात भर अच्छी तरह से सोई नहीं थी, इसलिए अनिका अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेट जाती है और वह कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह का टाइम हो गया था। अब अनिका की आंख खुलती है तो दोपहर का टाइम हो चुका था। जाहिर सी बात है, क्योंकि अनिका सुबह लेट आई थी तो उसके बाद वह सो गई थी। अनिका जैसे ही अपना फोन चेक करती है तो श्रेया के कई सारे मिस कॉल उसे दिखाई देते हैं। अनिका इतने सारे मिस कॉल देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है, क्योंकि यह सब ठीक उसे नहीं लग रहा था। तभी वह पूरी फैमिली के नजारों को उसके आंखों के सामने दिखाई देने लग जाते हैं। वह सोच रही थी, पापा तो ठीक होंगे, या आकाश को कुछ हुआ होगा, या फिर बच्चों को, या फिर राजलक्ष्मी को कहीं डिलीवरी तो नहीं हो गई। काफी सारे सवाल अनिका के मन में चल रहे थे। इधर गुलेरिया हाउस में सब लोग अनिका के ही फोन का वेट कर रहे थे। पूरी गुलेरिया परिवार आज बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आज अनिका का बर्थडे था। वह सभी रोहित के प्लान के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहे थे। तभी श्रेया का फोन रिंग करता है और सब शांत हो जाते हैं। श्रेया का फोन पिक करने का इशारा करते हैं। श्रेया भी अब अपना फोन उठाती है और श्रेया कहती है, अनिका कहाँ सो गई थी तुम? आज मैंने कितने सारे मिस कॉल किए, क्या तुम्हें अभी तक फोन चेक नहीं किया? तभी अनिका कहती है, क्या बात है? अभी श्रेया कुछ नहीं कहती, बस मैं यही कह रही थी, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम तो अभी तक वही आलसी की आलसी अनिका हो जो पहले थी। अब इतने दिनों के बाद तो तुम्हें कुछ तो चेंज आना चाहिए अनिका। श्रेया की बात सुनकर बस यही बात सुनने के लिए मुझे तुमने बात करनी थी और फोन किया था, वैसे मुझे पहले यह बताया, क्या वहाँ सब ठीक है? आकाश, पापा, बच्चे, राजलक्ष्मी सब वहाँ ठीक तो है ना? यह सब सुनकर श्रेया कहती है, हाँ बाबा हाँ, यहाँ सब ठीक है। लेकिन फिर श्रेया कहती है, लेकिन अनिका सवाल करती है, लेकिन क्या श्रेया? बताओ श्रेया, क्या बात है श्रेया? लेकिन शब्द सुनकर अनिका और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी अनिका कहती है, क्या सीधे सीधे बोलोगे भी कि क्या बात है? श्रेया कहती है, लेकिन प्लीज तुम अभी के अभी गुलेरिया हाउस आ जाओ। श्रेया की बात सुनकर अनिका कहती है, क्या हुआ श्रेया? तुम मुझे जल्दी में बताओ ना, मुझे बेचैनी हो रही है। अब वहाँ पर श्रेया कहती है, हाँ बस तो यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाओ, आने के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगी और अभी इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। श्रेया की बात सुनकर अनिका तुरंत गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि श्रेया से ही बात करने के बाद अनिका को शक हो रहा था। श्रेया शायद उससे कुछ छुपा रही है, कहीं कोई ऐसा इमरजेंसी तो नहीं जिसे वो फोन पर नहीं बता सकती थी। अब श्रेया नंदिनी की तरफ देखती है और फिर कहती है, वह आ रही है। दरअसल यह सब श्रेया ने रोहित के कहने पर ही किया हुआ था, ताकि वह यहाँ पर मारवा हाउस में जितनी भी तैयारी बची हुई है सबको पूरा कर सके।
अगर अनिका मारवा हाउस में रहती है तो शायद वह सब सरप्राइज न रहकर अनिका को पता चल जाता। इसलिए अनिका को गुलेरिया हाउस रोहित ने पहुंचा दिया था। वह जल्द से जल्द अपने गाड़ी से बाहर आती है और अंदर जाकर श्रेया से पूछती है, क्या हुआ? तुम इतना जल्दी मुझे क्यों बुलाई? अब श्रेया कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा मन अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने का कर रहा था, उससे बातें करने का कर रहा था। यह सुनकर अनिका थोड़ा गुस्सा करती है और फिर कहती है, ऐसी भी कोई बात होती है जो ऐसे किसी सामने वाले को डराते हैं क्या? और तुम्हें पता है ना, मेरा कलेजा धक धक करने लगा था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। यह सब सुनकर अब श्रेया को हंसी आने लगती है, लेकिन वह अपनी हंसी पर कंट्रोल करती है और फिर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी का भी यही हाल था। वह भी आराम से बात को पलटते हुए कहती है, आओ अनिका, हम बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि तुम तो अपने भतीजी को यहाँ छोड़ने के बाद आराम से आई थी और अब मैंने बताया भी नहीं तुम कब आई और कब गई। अब नंदिनी अनिका को अपने पास बिठा लेती है और फिर कहती है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बातें करो, उसके बाद तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाने का प्रबंध करती हूँ। नंदिनी वहाँ से उठकर खाना बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही शाम का टाइम हो चुका था, बस रात होने ही वाली थी। तभी श्रेया के फोन पर किसी का फोन आता है। श्रेया के फोन पर वो रोहित का ही मैसेज था, जिस पर लिखा था डन, यानी कि काम हो गया। मुझे लगता है कि रोहित अनिका से मिलने का मन कर रहा है, क्योंकि कितने सारे मिस कॉल आए हुए हैं। यह देखकर नंदिनी अपने फोन दिखाती है और फिर बोलती है, देखो कितने सारे मिस कॉल हैं। तभी श्रेया कहती है, क्या अनिका तुम्हारा फोन बंद है क्या? क्योंकि हम सभी के फोन पर मिस्टर रोहित मारवा बार बार फोन कर रहे हैं। तभी अनिका अपना फोन देखती है तो अनिका के पास उसका फोन नहीं था। अब अनिका को याद आता है कि वह जल्दी जल्दी में अपना फोन तो बिस्तर पर ही छोड़कर आई थी। अब श्रेया से कहती है, अनिका चलो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, कहीं मिस्टर मारवा परेशान न हो जाए। अब अनिका भी कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि रोहित मुझे मिस कर रहा होगा। यह बात श्रेया अनिका को जैसे ही कहती है, अनिका चिढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पकड़ रही थी और कभी अनिका श्रेया को पकड़ती तो कभी श्रेया अनिका के पीछे भागती। यह सब देखकर जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उन सभी जो वहां पर मौजूद थे, सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि यह खुशियाँ काफी टाइम से उसके फैमिली में नहीं थी, लेकिन यह खुशियाँ अब उनके फैमिली में आ गई थी। दोनों ऐसे ही आपस में भागती रहती हैं। तभी नंदिनी कहती है, हमारे घर में कितने दिनों के बाद यह सब खुशियाँ आई हैं, क्योंकि पहले काफी हमारे जीवन में काफी कठिनाई आई थी, लेकिन कहते हैं ना, कठिनाइयों के बाद सफलता जरूर मिलती है, या फिर दुख के बाद सुख जरूर होता है। यह सब हमारे जीवन में आ गया है। दुख रूपी जो गाड़ी का पहिया था, अब वो हमारा चल पड़ा है, यानी कि खुशियाँ आ चुकी है। अब नंदिनी और श्रेया दोनों से गले मिलकर जैसे ही अनिका बाहर की तरफ अपने कदम रखती है और गाड़ी के पास आ जाती है, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करती है, तभी उसके गर्दन के पीछे से किसी ने सुई जैसा कुछ चुभा देता है। अनिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही अनिका बेहोश होती है, वहां पर काले कपड़े पहना एक आदमी आता है, जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वह अनिका को वहां से उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। अब जल्दी से कौटिल्य अपना लैपटॉप उठाकर लेकर आता है और अनिका की लास्ट लोकेशन देखना स्टार्ट करता है। कुछ ही मिनट के बाद वह अनिका की लास्ट लोकेशन तक पहुंच जाता है। तभी वह भूमिका से कहता है, उसकी लास्ट लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि मारवा हाउस में ही है। दूसरी तरफ धीरे धीरे अनिका अपनी आंखें खोल लेती है। वह अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने रोहित, आकाश, श्रेया, मयूर और नंदिनी खड़े थे। उन्हें अपने सामने ऐसे खड़े देखकर अनिका पूछती है, यह सब क्या चल रहा है और मैं यहाँ कैसे आई और मैं बेहोश कैसे हो गई थी? अनिका की सारी बात सुनकर श्रेया कहती है, वो क्या है ना महारानी साहिबा, आज तुम्हारा बर्थडे है और रोहित ने तुम्हारे लिए एक पार्टी प्लान की है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि तुम्हें पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम्हें बताया जाता तो तुम शायद पार्टी रखने ही नहीं देती।
इसलिए हमने यह सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया है। यह पार्टी तुम्हारी है। अगर हम तुम्हें पहले ही बता देते कि यह पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है और तुम्हें वहाँ पर पार्टी को अटेंड करना है, तो तुम शायद महारानी साहिबा उस पार्टी में जाना भी पसंद नहीं करती, और जाना तो दूर सोचना भी पसंद नहीं करती। इसलिए हमने सोच लिया तो ऐसे ही तुम मानोगी नहीं, तुम आओगे ही। तो इसीलिए हमने यह सब प्लान किया ताकि अनिका के सामने आकाश अब बाहर आता है। लेकिन यह सारी प्लानिंग रोहित की थी। यह बात सुनने के बाद अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है। रोहित की तरफ अनिका देखती है तो रोहित किसी छोटे बच्चे की तरह अनिका की तरफ स्माइल करने लग जाता है। तभी रोहित का बचाव करते हुए फिर अनिका से कहता है और फिर मुस्कुरा देता है। वैसे भी रोहित के मुस्कुराने के असर अनिका पर हुआ था। यह बात श्रेया कहती है। रोहित भी तुम्हारी तरह ही सरप्राइज के साथ शौक भी देना स्टार्ट कर देता है। अब सभी उस तुम्हारे लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन तुम्हें शौक लगा ना। रोहित अनिका की तरफ एक प्यारे से स्माइल करता है और अपने हाथ के इशारे से दूर जाकर एक टेबल की तरफ उसको इशारा करता है, जहां पर एक ड्रेस और एक मास्क रखा हुआ था। दरअसल आज रोहित ने मास्क पार्टी रखी थी। जैसे ही अनिका वहां से चेंज करने जाती है, तभी रोहित का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है। रोहित फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से भूमिका कहती है, रोहित, अनिका अपने कमरे में नहीं है और काफी देर से मैं अनिका को फोन मिला रही हूँ, लेकिन उसका फोन भी घर पर ही है। अब आगे रोहित कहता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। भूमिका रोहित की बातें सुन रही थी। रोहित भी समझ जाता है कि अनिका के लिए भूमिका कितनी परेशान है। फिर रोहित भूमिका को बताता है। अनिका कपड़े चेंज करने के लिए वहां पर चली जाती है, जहां पर रोहित ने अपने फिंगर से उसको इशारा किया हुआ था और रोहित भूमिका से बातें करता है। तभी भूमिका की बात को बीच में ही रोहित रोक देता है और अपनी बात को स्टार्ट करता है और फिर कहता है, अनिका यहीं पर है और वह अभी तैयार हो रही है। इतना बोलकर रोहित फोन रख देता है। वहीं कौटिल और भूमिका से कहता है, क्या कहा मिस्टर मारवा ने? तभी भूमिका जवाब देती है, दरअसल भाभी भैया के साथ ही है। और फिर कहती है, वह तो सभी अब हमारी इस पार्टी में आ ही रहे हैं, इसलिए हमें अब एंजॉय करना चाहिए। तभी रोहित और बाकी सभी पार्टी में आ गए थे। सबने अपने अपने मास्क को पहना हुआ था। कुछ टाइम के बाद अनिका की एंट्री होती है। अनिका ने रोहित के पसंद की ड्रेस को कैरी किया हुआ था। जैसे ही वह अपने कदम पार्टी हॉल में रखती है, सभी की निगाहें अनिका पर ही जमी हुई थी, क्योंकि अनिका बिल्कुल एक बारबी डॉल की तरह लग रही थी। अनिका को आते देख अब रोहित अनिका को देखकर इतना मदहोश होता है कि वह अपने दिल पर ही हाथ रख लेता है। उसी के पास खड़ा आकाश कहता है, मैं मारवा हाउस में हूँ और आप सब मेरी तरफ नहीं देख रहे। सबका ध्यान तो मेरी बहन अनिका की तरफ है। यह बात सुनकर उसके आसपास जितने भी व्यक्ति थे सभी हंसने लग जाते हैं और आकाश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मारवा परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि मेरी बहन है और उसे देखकर सबको चक्कर तो नहीं आ रहे, लेकिन चक्कर आना भी लाजमी है। आप अपने आप को संभालिए वरना पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। अब रोहित और आकाश दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अब रोहित अनिका के पास जाता है और प्यार से अपने हाथ अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका भी रोहित के हाथ में अपना हाथ रख देती है। रोहित अनिका को अब उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने केक को कट करना था। जैसे ही अनिका अपने कदम उस तरफ बढ़ाती है जिस तरफ केक रखा हुआ था, वहां के डेकोरेशन को देखकर अनिका को काफी शौक लग जाता है। अब वह रोहित से कहती है, इसलिए 2 दिनों से तुम सोने की ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे। अब मुझे सब बातें समझ आ रही है, कैसे तुम जल्दी उठकर ऑफिस जाते थे और यह सब तुम मेरे लिए यानी कि मेरे बर्थडे सरप्राइज के लिए ही कर रहे थे। लेकिन अनिका को यह सब चीजें अच्छी नहीं लगती। यह बात खुद रोहित को भी पता था। अब अनिका रोहित से कहती है, इन सब की क्या जरूरत थी? तभी ऐसे ही कहते हैं, जरूरत क्यों नहीं थी? जब तुम इतना सबको ख्याल रखती हो तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम तुम्हारी अच्छी और बुरी हर चीजों का ख्याल रखें। अब अनिका कहती है, चलो
इन सब बातों को छोड़ो और चलो केक कट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक इशारे पर एक नौकर केक लेकर आता है। अनिका केक कट करके पहले रोहित को और फिर आयशा मारवा को और अपने पापा करण गुलेरिया को, ऐसे ही वह बारी बारी से सभी लोगों को केक कट करके उन सभी को खिलाती है। सभी अनिका को बारी बारी से तोहफे देते हैं। बच्चों के क्लोन भी रेडी हो चुके थे, वहीं वे सभी मौजूद थे, जिनको देखकर एक बार फिर से अनिका रोहित से बोलती है। लेकिन तभी रोहित अनिका के कंधे पर हाथ रखता है। तभी अनिका खुद को संभाल लेती है। अनिका जानती थी कि अगर वह ऐसे सबके सामने भावुक हो जाएगी तो उसका यह सस्पेंस है जो इसने सभी से छुपाया है, उसके बारे में सबको पता लग जाएगा, यानी कि वह राज उजागर हो जाएगा। इसलिए वह तुरंत ही खुद को संभाल लेती है। तभी सनी और मुक्ता आपस में कपल डांस करते हैं। साथ में ही जो अनाउंसर था अनाउंसमेंट करता है। सभी कपल्स अपने अपने कपल्स के साथ गर्ल्स और बॉयज आपस में अपने कपल बना लिए और सभी एक साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए सभी डांस करने के लिए रेडी हो गए थे। कुछ टाइम के लिए गाने बजते हैं और नए नए गाने बजाए जाते हैं और सभी के पसंद के गाने बजाए जाते हैं। न्यू और पुराने सभी डांस करने लग जाते हैं। भले ही वह ओल्ड थे या यंग थे, काफी देर तक अनिका के बर्थडे को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे सभी थक जाते हैं और धीरे धीरे यह स्टेज से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अब बारी थी तो बस, अब खाने के कुछ देर के बाद सभी खाना खा चुके थे और सभी वहां से जा चुके थे। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी, ज्यादातर लोग जा चुके थे, लेकिन गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार के कुछ मेंबर्स ही वहां पर मौजूद थे। रोहित, आकाश और करण एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अनिका भी अकेले ही खड़ी थी। तभी एक फैमिली के जितने भी नौकर थे जो काफी क्लोज थे, क्योंकि सभी ने आज मास्क पहना था, तो सभी बारी बारी से अनिका को गिफ्ट देते हैं। उसके बाद अनिका के पास एक शख्स आता है जिसने एक लंबा सा कोट पहना था, फेस पर मास्क लगाया था, सिर पर हैट पहने थे। उसका चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन वह अनिका को गिफ्ट देता है। अनिका उसे थैंक यू बोलती है और साथ में वह लिप्स से स्माइल करता है। अनिका भी उसके साथ हाँ में हाँ मिला देती है और उसे थैंक यू सर कह करके स्माइल देती है। लेकिन अनिका को नहीं पता था यह सर है या मैम, क्योंकि वह कोट इतना लंबा था, यानी कि उसके अंदर कौन था यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। तभी वह व्यक्ति आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। वह जैसे ही मेन दरवाजे से बाहर की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तभी दूसरी तरफ से करण गुलेरिया, जो कि रोहित से बाहर आराम से बातें कर रहे थे, किसी काम से वह अंदर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, तो उसकी टकराव उस आदमी से हो जाती है, जिससे कि उसकी हैट नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी वह अपनी हैट उठाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, करण गुलेरिया की नजरें उससे मिलती है, तो करण गुलेरिया कुछ सोचने लग जाता है और फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। जैसे ही करण गुलेरिया अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता, वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। अब करण गुलेरिया सोचने लग जाते हैं कि मैंने इसे कहाँ देखा था, लेकिन वह अपनी सोच से बाहर जाते, तब तक वह व्यक्ति बाहर जा चुका था।